बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टर्म माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि मैंने दो कलर से इधर लिखा है। माइटो मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मतलब ग्रेन्यूल्स। थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स की वजह से यह नाम दिया गया है। ये फ्लोरल नेम है, इसका सिंगुलर नेम है माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। सबसे पहले इसके अगर डिस्कवरी की बात कर ले तो कोलिकर नामी साइंसदान ने इसको फ्लाइट इंसेक्ट सेल के अंदर, यानी फ्लाइट सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स जो है, जो फ्लाइट यानी कि वो जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, उनके मसल सेल्स में, यानी ख़ासकर विंग्स के मसल सेल्स में इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। और वहाँ पर इसका तादाद काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। सिर्फ उसको पता चल गया था कि इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। बाद में क्या हुआ, इसको एक फिला टर्म दिया गया है, एक साइंसदान ने दिया था जिसका नाम था फ्लेमिंग। और फिर इसके बाद एक और टर्म इसको दिया गया बायोप्लास्ट, जो कि 1890 के अंदर अल्टमैन नामी साइंसदान ने दिया। इसके बाद टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, ये 1898 यानी 8 साल बाद इसको सी बेंडा ने दे दिया था। अब हर वक्त जब आप पढ़ते हो तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के और भी बहुत सारे नेम्स हैं, जिस तरह पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल विद इन सेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, मोस्ट बिजी ऑर्गेनेली, स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल, एटीपी मिल्स। ये सब के सब इनके फंक्शंस की बुनियाद पर या इसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये नेम्स दिए गए हैं। ये सब आपको एंड पर समझ आ जाएंगे कि ये नेम्स क्यों दिए गए हैं। आइए इसकी नंबर की बात करते हैं कि एक सेल के अंदर या एवरेज ये सेल के अंदर कितने होते हैं। ये वेरिएबल है। जिस सेल के अंदर, यानी फ्लाइट मसल सेल ऑफ इंसेक्ट के अंदर जब कोलिकर नामी साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था, वहाँ पर एक सेल के अंदर तकरीबन 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया होते थे, यानी कि 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर सेल होते हैं। आमतौर पर कम से कम एक सेल होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सिवाय हमारे आरबीसीज के। इसके अलावा हमारे इंसान के जो लिवर सेल है वो जो कि ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं, तो ये वहाँ पर 1500 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल होते हैं। आपको पता है कि द टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम एक टर्म है जिसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, यानी अगर एक सेल के अंदर 1500 है, 1600 है, 100 है, जस्ट 1 है, ये उसको कॉन्ड्रियोम हम कह सकते हैं। अगर इसकी शेप की बात कर ले, मैं पेज को टर्न करता हूँ। शेप इसके भी वेरिएबल है, जिस तरह स्पेरिकल इन शेप भी है और ओवल इन शेप भी है। मेजॉरिटी ओवल है, लेकिन ये वाला जो हम पढ़ते हैं अक्सर ओवल या रॉड शेप जैसा है। साइज़ इसका क्या है, आमतौर पर अगर इसकी डायमीटर की बात कर ले, डायमीटर इसको कहते हैं, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो अंदरूनी वाला स्पेस है, इसको क्या कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। ये 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है, या कुछ बुक्स के अंदर 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक दिया है। अगर इसकी लेंथ की बात कर ले, मेजॉरिटी बुक्स के अंदर 4.1 माइक्रोमीटर दिया है, लेकिन हाई लेवल पर जब आप स्टडीज़ करते हो तो वहाँ पर अक्सर आपको 7 माइक्रोमीटर्स का मिलता है इसका लेंथ। वापस चलता हूँ इसके बैक साइड पर, जो कि इसका हम क्या नाम है, थोड़े से स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन क्यों है, अब देखो यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन ये है आपको नज़र आ रहा है, एक अंदर आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, जो कि मोटा मोटा मेम्ब्रेन है। मैंने डबल लेयर से ड्रा किया है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल स्मूथ है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, इस तरह पोरिन्स उसको हम कहते हैं, पोरिन प्रोटीन वगैरह से बने हैं। तो ये पोरिन भी इसके अंदर है। थोड़ा सा परमेबल है। परमेबल क्यों है, बल्कि ज़्यादा परमेबल है। वजह यह है कि एक तो इनके अंदर पोर्स है, दूसरी बात है कि इसके अंदर प्रोटीन का तादाद कम है, लेस प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन का तादाद कम है।
इसके अलावा अगर बता दूं इसकी इनर मेम्ब्रेन के बारे में, इनर मेम्ब्रेन काफ़ी इनफोल्डेड है, आपको नज़र आ रहा है, ये देखो ये जो कि इनफोल्डेड है और हैविंग मोर प्रोटीन कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा है तो ये लेस परमेएबल होगा, ये सेमी परमेएबल है। हाईली इनफोल्डेड है और इसकी जो इनफोल्ड्स है इसको क्रिस्टा कहते हैं, एक को ज़्यादा को क्रिस्टी कहते हैं। ये सारे क्रिस्टी है, ये वाला क्रिस्टा क्रिस्टा क्रिस्टा, ये सारे क्रिस्टी है और इस क्रिस्टी का अपना एक स्पेसिफिक काम है। इन क्रिस्टी के ऊपर ढेर सारे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर, लवंग जैसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसका नाम है ऑक्सीजोम, या इसका दूसरा आसान नाम है F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल भी लोग कहते हैं। ये जब जूम करके हम लिखते हैं, सपोज इधर है इधर है इधर है इधर है ये सारे इनर मेम्ब्रेन के अंदर है ऑक्सीजोम्स। ये इसका काम क्या है वो बताता हूँ, पहले इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक ऑक्सीजोम 3 छोटे पार्टिकल से बना है। जो स्टार्ट वाला पार्टिकल है इसका नाम है F0 पार्टिकल या F0 पार्टिकल। फिर इसका स्टाक आता है, एंड वाला जो स्ट्रक्चर इसका नाम F1 पार्टिकल है। तो इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को भी हम F1 पार्टिकल कह सकते हैं। इसका अपना डायमीटर जो है 8.5 नैनोमीटर है। हर 10 नैनोमीटर के बाद ये रिपीट होता है, यानी एक इधर है अगर एक ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल, तो 10 नैनोमीटर फासले के बाद दूसरा ऑक्सीजोम होगा, फिर 10 नैनोमीटर फासले के बाद और ऑक्सीजोम होगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजोम करता क्या है, जब इसकी फंक्शन की हम बात करते हैं तो ये सारे फंक्शन हम इधर ही पढ़ते हैं कि भाई इसका काम है कि ये इन्वॉल्व है कपलिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन। ये एक प्रोटॉन पंप है या एटीपीजीज कम्प्लेक्स रखते हैं जो कि इससे इलेक्ट्रॉन पास होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन ये है और इस इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट, इसको हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। ये इनर कंपार्टमेंट है जिसको हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये आउटर कंपार्टमेंट है। इसके स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है मैं आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर आपको सर्कुलर डीएनए भी नज़र आ रहा है। सर्कुलर डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा डीएनए है इसके अंदर, और यही तो लोगों को शक है या साइंसदानों को शक है कि ये एक ज़माने में एक ऑर्गेनिज़म हुआ करता था जो कि प्रोकैरियोट था। फिर ये एक ऑर्गेनिज़म के अंदर इनगल्फ हो के वहाँ पर एक ऑर्गेनली बन गई है। साथ साथ यहाँ पर 70S राइबोसोम आपको मिलेंगे। 70S राइबोसोम्स क्या है, ये राइबोसोम्स के अंदर मैं ऑलरेडी डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। राइबोसोम्स भी रखते हैं अपना आरएनए भी रखता है, ढेर सारे एंजाइम्स रखते हैं। एंजाइम्स क्या है वो अगले पेज के ऊपर मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स, अपना सब कुछ है। जब ये सब कुछ है इनके पास तो इसी वजह से हमने इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। ये खुद सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी है, रिप्लिकेट कर सकता है। इसके अलावा पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है, जो कि इसके पास ऑक्सीजोम है, ये एटीपी प्रोडक्शन का काम करते हैं। सेल विद इन सेल इसलिए है कि अपने आप को एक सेल जैसा है, इसके पास सारा वो इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आमतौर पर सेल के पास है। और इसको एटीपी मिल क्यों कहते हैं अगले पेज पर हम पढ़ते हैं, या स्टोरेज बैटरी क्यों कहते हैं। आइए पेज को टर्न करते हैं, इसका और डिटेल पढ़ते हैं। फंक्शन इसका क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो ज़ाहिर सी बात है एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो मैं वापस उनकी मेम्ब्रेन्स की तरफ जाता हूँ कि मैंने कहा एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक उसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो मेलेट है, मेलेट एंजाइम्स इसके अंदर है। साथ साथ वहाँ पर साइट्रेट साइंथेज एंजाइम्स है और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स है ये, और अल्फा केटोएसिड एंजाइम है। ये अल्फ़ा केटोएसिड वगैरह ये तो मैट्रिक्स के अंदर है। और इसके अलावा जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, अंदरूनी वाला मेम्ब्रेन, जिस तरह ये वाला मेम्ब्रेन है, इसके पास जो एंजाइम्स है ये एटीपीएस साइंथेज एंजाइम्स और रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स है, क्योंकि वहाँ पर क्रेब साइकिल होता है, वहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स होता है। इस वजह से वहाँ पर इस तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत है। चूँकि आउटर मेम्ब्रेन जो एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं वो NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम्स है, फैटी एसिड्स को ए लाइगेज एंजाइम्स। तो कहने का मकसद है कि ढेर सारे एंजाइम्स इधर मौजूद है। इन एंजाइम्स का काम है फास्फोराइलेशन करवाना, रिडॉक्स रिएक्शंस करवाना। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है किस तरह, जब ग्लूकोज इसके अंदर आता है, बल्कि ग्लूकोज अक्सर इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर पायरुविक एसिड आता है, जो कि अलग टॉपिक तरफ फिर हम जाएंगे। तो आपने पढ़ा होगा
जब ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके एंड वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एंटर होता है। तो इसके अंदर इसके ऊपर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर यहाँ पर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके ऊपर होता है, वो अलग चीज़ है। आइए इधर सिंपल पढ़ते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी तोड़फोड़ होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ ऐड करके ADP के अंदर क्या बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है, वाटर बनता है। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर हमारा असल मकसद भी यही है कि हमें ATP मिल जाए, तो इधर ATP ढेर सारे ATP हमें मिल जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है 36 ATPs हमें मिल सकते हैं एक मुकम्मल ब्रेकडाउन के बाद। किस चीज़ के ब्रेकडाउन? C6H12O6 यानी कि एक ग्लूकोज के बाद। जब एक ग्लूकोज की मुकम्मल ब्रेकडाउन हो जाएगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब जाकर हमें 36 ATPs मिल सकते हैं। तो ये ATPs हमें क्या करना है, इससे आगे हमने एनर्जी लेना है। एक और चीज़ बता दूं कि अगर हम आउटर मेम्ब्रेन इसे निकालें, सिर्फ ये वाला रह जाए, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, इसको फिर हम माइटोप्लास्ट कहते हैं। इसको फिर क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट। आखिर में ये भी बता दूं कि ये जो अंडे के अंदर आपने जर्दी देखा हो, जिसको हम वाइटेलोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं, जहाँ पर यॉक फार्मेशन वाला प्रोसेस है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। साथ साथ फैट्स का मेटाबॉलिज्म भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आखिर में ये बता दूं कि जो आपका क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक मैटरनल ऑर्गेनेली है। मैटरनल का मतलब है ये मदर की तरफ से हमें मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आइंदा इंशाल्लाह इस तरह कंसेप्चुअल लेक्चर्स और अच्छा सा डिटेल के साथ, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, और क्या नाम है इस तरह मोटे मोटे टिटबिट के साथ इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। डियर व्यूवर, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या आपको पसंद आ गया है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी मिल सके थ्रू नोटिफिकेशन।